आज कक्षा 7 के अध्याय नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। प्राकृतिक के संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। इन प्रकृति से मिलने वाले जो भी संसाधन हैं उनमें खनिज संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। इस लाइन में हमें एक तो प्राकृतिक, एक संसाधन, एक खनिज, ये 3 शब्द हैं जिनका पहले अर्थ जानना जरूरी है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से अपने आप मिल रहा है हमें, प्रकृति के अंदर। संसाधन का मतलब होता है वह वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, वो संसाधन होती है। तो प्रकृति से मिलने वाली ऐसी वस्तु या ऐसा पदार्थ है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, तो वो प्राकृतिक संसाधन है। उसमें खनिज, तो अब खनिज पे हम देखें, खनिज क्या होता है? पृथ्वी में से खोद कर निकाले जाने वाला हमारे लिए उपयोगी पदार्थ। वो ठोस हो सकता है, तरल भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, उसको हम खनिज कहते हैं। तो प्राकृतिक के जो संसाधन है उनमें खनिज महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी प्रकृति से मिलने वाली उपयोगी अगर कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, वो खनिज संसाधन है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती हैं। इन्हें रोजमर्रा की जो जिंदगी है, डेली अगर हमें प्रयोग करने वाली जो कोई वस्तु लेते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो इन खनिजों से निर्मित होती हैं। जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये ज़मीन में से निकले हुए हैं। संगमरमर जैसे ग्रेनाइट वगैरह, ये हमें उत्पाद हैं जो हम काम में लेते हैं। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। जो फैक्ट्री वगैरह का डेवलपमेंट है, उसके अंदर भी खनिजों की उपलब्धता है वो महत्वपूर्ण होती है। जहाँ खनिज ज़्यादा होती हैं वहाँ ये उद्योग हैं खनिज से निर्मित या खनिज के ऊपर निर्भर, वो वहाँ अच्छे विकसित होते हैं। अब परीक्षा के अंदर खनिज क्या है, ऐसा प्रश्न भी आता है। तो अब हम खनिज पर चर्चा करेंगे। खनिज क्या होता है, क्योंकि पाठ का जो नाम है वो भी खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है। तो खनिज किसे कहते हैं ये समझना हमें ज़रूरी है। तो अब हमें खनिज पर चर्चा करेंगे। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है। यानी ज़मीन में से खोद करके निकाले जाने वाला उपयोगी अगर कोई पदार्थ है, ज़मीन में से निकाले जाने वाला उपयोगी पदार्थ है, और उस पदार्थ की क्या होती है, एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, उसका एक संरचना होती है कि उसकी भूमि के अंदर से निकालेंगे तो उसमें कुछ न कुछ उसके अयस्क वगैरह निकलते हैं, तो उसकी कोई न कोई संरचना होती है। वो खनिज ज़मीन में से निकाल जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना, ये परिभाषा है। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं। ये भूमि से निकले जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनकी एक निश्चित संरचना होती है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इसलिए वो खनिज संसाधन कहलाते हैं, जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है। तो ये परिभाषा ध्यान में रखना कि खनिज किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा यहीं से ये लिखनी जरूरी है हमको। ये परिभाषा है, खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है। सरल भाषा में यह ज़मीन में से खोद कर निकाले जाने वाला कोई भी पदार्थ वो अगर हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है तो हम उसको खनिज कहेंगे। जैसे सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल, ये ज़मीन में से निकाले जाने वाले पदार्थ हैं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये हमारे काम आते हैं, इसलिए ये सभी खनिज हैं और इन्हीं का अध्ययन करेंगे हम। अब है खनिजों के प्रकार, यानी खनिज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ज़मीन में से निकालने वाले ये जो खनिज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धात्विक खनिज। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कई धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, इनका उदाहरण भी पूछे जाते हैं कि कौन से धात्विक खनिज हैं, कौन से अधात्विक खनिज हैं। तो हम ये समझेंगे है क्या चीज़, यानी जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है
उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अब धातु वाला क्या सिस्टम है, धातु भी क्या है, थोड़ा सा इसको हम ये समझें कि धातु के अंदर कठोरता होती है, लचीलापन भी होता है, विद्युत की सुचालकता भी होती है, बहुत सारी धातुएं चमकीली भी होती हैं। तो ये सब अगर गुण हैं किसी पदार्थ में तो वो धात्विक खनिज कहलाता है। और परीक्षा के अंदर ये पूछे जाते हैं धात्विक खनिज किसे कहते हैं, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, या ऐसे पूछते हैं खनिजों के प्रकार बताइए। तो इन खनिजों को गला करके हम नए उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। जो धातु होते हैं वो सब कठोर होते हैं, इनमें चमक अभी हमने अध्ययन किया है, चमक होती है उसमें। तो ये इनके गुण हो गए। अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही हमें प्रयोग में लेना पड़ता है या उपयोग में लेना पड़ता है। यानी ज़मीन में से जो भी हम खुद करके निकालते हैं ऐसे पदार्थ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो उनको हमें उपयोग में हुबहू यानी वैसा है वैसा के वैसा इनको हम प्रयोग में लेते हैं, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये धात्विक और अधात्विक दो खनिज हो गए। तीसरा है ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी इनसे ऊर्जा मिलती है तो ये ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। तो ये तीन विभाजन हो गया खनिजों के प्रकार, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो इन तीनों का ध्यान में रखना है हमें कि कौन कौन से खनिज क्या हैं। तो धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है और ऊर्जा खनिज है। तो खनिजों के प्रकार में ये तीन हैं। अब ये जो खनिजों के प्रकार हैं इनको तालिका में दिया हुआ है। ये तालिका यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा जारी करने वाले हैं वो इनको नॉर्मल लेते हैं। यहाँ इनका अगर अवधारणा यहाँ समझ में आ गई या कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया कि धात्विक है इनका और अधात्विक का यहाँ अंतर है। ऐसे पूछा जाता है कि जैसे तीन नाम दे दिया, लोहा, अयस्क, मैग्नीज, शीशा, जस्ता, और एक अधात्विक दे दिया इनमें से, जैसे चूना पत्थर दे दिया, जिप्सम दे दिया। तो इनमें से धात्विक खनिज नहीं है। तो थोड़ा सा सभी खनिजों का तो हम ध्यान नहीं रख सकते, तो जो हमारी बुकों में 6 से 12, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, अगर सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के, तो आप स्कूल के अंदर जाओगे, विद्यालय के अंदर, तो वहाँ पे ये पढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है। अब धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, तो लोह, अयस्क। ऐसे क्या होता है, ऐसा पदार्थ है अगर ज़मीन में से निकालते हम जो उपयोगी है, उसमें अगर कचरा है, कंकर, पत्थर, ये अगर मिला हुआ है तो वो अयस्क होता है। यानी ऐसा भौतिक पदार्थ है जिसमें खनिज के साथ अन्य मिलावट होती है। वो मिलावट अगर हम अलग कर देंगे, उसमें जो मिक्स है, कचरा वगैरह है, पत्थर, कंकर, पत्थर है, वो अगर उसे अलग कर देंगे तो वो खनिज हमारे उपयोग में आ जाएगा। तो लोह, अयस्क, मैग्नीज, शीशा, जस्ता, चांदी, तांबा, ये सब धात्विक खनिज है। यानी इन सब में धातु का अंश पाया जाता है। अधात्विक खनिज, इनमें कोई धातु नहीं होती है और ये न इतने कठोर होते हैं, न इनमें इतनी कोई ज़्यादा वो लचीलापन, चमक वो नहीं होती है इसमें। जैसे चूना पत्थर है, जिप्सम है, संगमरमर है, अब्रक है, रॉक फास्फेट है, घिया पत्थर है, नमक है, बलुआ पत्थर है, ये सब अधात्विक खनिज है। तीसरा है ऊर्जा खनिज, जो ऐसे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, तो ये ऊर्जा संसाधन है, यह ऊर्जा के खनिज कह सकते हैं हम। तो ये तालिका तो ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हुए हैं, इनमें से भी प्रश्न आता है। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट, ये खनिज है, वोलेस्टोनाइट, और आगे है जास्पर, उसके बाद में शीशा जस्ता। तो ये जो शीशा जस्ता है ध्यान में रखना है, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, शीशा जस्ता इत्यादि खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। ये लाइन है वो बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। इन राजस्थान का एकाधिकार का मतलब है यहाँ देश का 100% ये खनिज है वो पाया जाता है। या कहीं अगर 90-95 भी है, इसका मतलब है ज़्यादातर
हमारा एकाधिकार है। वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा जस्ता, ये वो खनिज हैं जिनका राजस्थान का एकाधिकार है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे संगमरमर भी है, तो संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटास्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बालकले, गिया पत्थर, तांबा के उत्पादन में भी राज्य है वो 1 नंबर पे है। इनके उत्पादन में भी 1 नंबर पे है राजस्थान। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का जो अरावली वाला प्रदेश है, अरावली पर्वतमाला जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में खनिज अरावली वाला जो क्षेत्र है इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। देश के अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में ही उत्पादित होता है। सीसा जस्ता है वो राजस्थान का एकाधिकार है। इसके उप उत्पाद के रूप में, यानी इसके साथ में और क्या क्या मिलता है, सीसा जस्ता जहाँ निकलता है हमारे राजस्थान में, उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम, कहाँ कहाँ निकलता है। जैसे चांदी, कैडमियम, ये उनके साथ ही मिलते हैं। जहाँ सीसा जस्ता निकलता है वहीं चांदी, वहीं कैडमियम निकलता है। अब आगे वाली एक लाइन और है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, और इस लाइन का अध्ययन जरूरी करके जाएं जो 3rd ग्रेड रीट वगैरह की या जो तैयारी करनी है उनके लिए है। ये देवबारी उदयपुर में है, वहाँ जस्ता शोधक संयंत्र है। जस्ता, ये जो सीसा जस्ता होता है इनको शुद्ध करने का संयंत्र लगा हुआ है यहाँ। इसी के बाद में चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, यहाँ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। ये दोनों संयंत्र हैं, ये ध्यान में रखना है। इनमें से बहुत बार पूछे गए हैं कि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, देवबारी उदयपुर में, ये दोनों क्षेत्र हैं, वहाँ पे सीसा जस्ता शोधक संयंत्र लगाए हुए हैं। यहाँ इनको आवश्यक है, उनको अलग किया जाता है। बचता है जो खनिज वो यहाँ पे शुद्ध करने का जो कारखाना है वो दोनों जगह है ये। तो राजस्थान के अंदर देवबारी जहाँ जस्ता शोधक संयंत्र है, एक चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है। ये दोनों क्योंकि सीसा जस्ता का एकाधिकार है तो देश के अंदर ये महत्वपूर्ण संयंत्र है जिनका ध्यान रखना जरूरी है परीक्षाओं के लिए। अब राजस्थान के प्रमुख खनिज सम्मिलित जिले एवं उपयोग तालिका में दर्शाए गए। खनिज के बारे में अगर हम देखें तो कितना भी पढ़ लो वो कम है। राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में प्रश्न आने लग गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं वो कक्षा 7 के लेवल के अनुसार ही पढ़ाएंगे। सीसा जस्ता पहला खनिज, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में जावर, ये महत्वपूर्ण स्थान है, इसको ध्यान में रखिए। जावर सीसा जस्ता और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में भीलवाड़ा, राजसमंद, आगे की कक्षाओं में हमें और ज़्यादा इनको व्यापक रूप पढ़ेंगे। भीलवाड़ा में कहाँ कहाँ पाया जाता है, राजसमंद में कहाँ पाया जाता है। अब ये सीसा जस्ता है वो सम्मिलित जिले तो हमने देख लिए, इनका उपयोग क्या है, क्या काम आता है सीसा जस्ता? ये अमल, बैटरी, सुरक्षा के उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग, इनमें ये काम आता है। तो सीसा जस्ता के उपयोग हैं, ये भी थोड़ा ध्यान में रखने हैं। अब है तांबा है वो झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर और सीकर, यहाँ महत्वपूर्ण जिले हैं ये। झुंझुनू, खेतड़ी, सीकर और अलवर का खोदरीबा, सीकर का नीम का थाना और ये झुंझुनू का खेतड़ी, ये तीनों आपस में महत्वपूर्ण भी है और एक ही पट्टी के अंदर ये है। यहाँ पे विद्युत तार, इनका जो उपयोग अगर हम देखेंगे तो विद्युत तार उपकरण और बर्तन बनाने में ये काम आते हैं। सभी को पता है तांबे का ज़्यादातर उपयोग है, वो क्या काम आता है। अब हम आगे देखेंगे लोह अयस्क है जयपुर में, मोरिजा, बानोल, ऐसे कुछ और भी स्थान है उसमें हम देखेंगे। तो अभी जो देखना है वो जयपुर, सीकर और झुंझुनू, ये 3 जिले हैं जहाँ लोह अयस्क है वो ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। अब है ये का काम क्या आता है लोह अयस्क? तो मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण, इनमें ये काम आता है। उसके बाद है चांदी अभी हमने देखा था उदयपुर के अंदर। जावर महत्वपूर्ण बताया था मैंने, जावर आया उस समय उदयपुर में। तो उदयपुर और राजसमंद में चांदी का महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो पाया जाता है।
चांदी क्या काम आती है बताने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, या आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं बनाने के काम में आती है। इसके अलावा जिप्सम, जिप्सम ये अगर किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो पट्टा करते हैं वो इसी जिप्सम उसमें होता है। बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर ये वो इलाके हैं जहाँ पे जिप्सम की मात्रा है वो पाई जाती है। तो ध्यान में रखना है जिप्सम कहाँ कहाँ पाया जाता है, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। काम क्या आता है, ये खेतों के अंदर जिप्सम डालते हैं, यानी ये रासायनिक उर्वरक बनाने में भी काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी आता है, सीमेंट बनाने में भी काम में आता है। तो ये जिप्सम का उपयोग हो गया। उसके बाद में रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट ये उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर इनमें ये पाया जाता है। तो रॉक फॉस्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। ये क्या काम आता है, ये भी रासायनिक उर्वरक, रासायनिक दवाइयाँ हैं वगैरह हैं उनमें काम में आता है। उसके बाद है अब्रक, अब्रक भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर इनमें अब्रक खनिज है वो पाया जाता है। ये क्या काम आता है, अब्रक के दर्पण बनते हैं, विद्युत उद्योग में काम आता है, सजावट जो भी है उनमें भी ये काम आता है, सजावटी वस्तु बनाने में ज़्यादातर काम आता है। तो ध्यान रखना अब्रक, भीलवाड़ा को तो अब्रक नगरी भी कहते हैं। तो अब्रक कहाँ है, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर, यहाँ अब्रक पाया जाता है। विद्युत उद्योग, सजावट या दर्पण इनमें ये काम में आता है। अब है वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट है ये खनिज सिरोही, अजमेर इनमें ये पाया जाता है और ये सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग, रंग उद्योग इनमें ये काम में आता है। राजस्थान में हम संगमरमर की बात करेंगे। हमने वोलेस्टोनाइट तक कर लिया। संगमरमर, राजस्थान में संगमरमर है वो राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा इनमें पाया जाता है। ये भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियाँ इनमें काम आता है। संगमरमर जो इमारत बनाते हैं, भवन बनाते हैं, इनके अंदर ये काम में आता है। और ग्रेनाइट की मूर्तियाँ निर्माण भी अच्छा है, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ वगैरह ये अच्छी बनाते हैं राजस्थान के कलाकार। अब है चूना पत्थर, चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर में ही पाया जाता है। सीमेंट बनाने में, निर्माण कार्य करने में चूना पत्थर काम में आता है। इसके अलावा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही में पाया जाता है। ये भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण इनमें ही काम में आता है। अब हम मानचित्र है ये, इस मानचित्र के अंदर भी हम थोड़ा सा इसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज हैं वो पाए जाते हैं। ये राजस्थान का मानचित्र है। इस राजस्थान के मानचित्र में सबसे पहले हम संकेत हैं इधर, ये संकेत देखेंगे। संकेत है ये तांबा का, तांबा का संकेत है। तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो तांबा झुंझुनू, सीकर और अलवर, ये तीन जो मैंने चिन्ह दर्शाए हैं, तीनों जिलों के अंदर तांबा पाया जाता है। इसके बाद में है ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट है। इस ग्रेनाइट का जो चिन्ह है, जैसे जालौर के अंदर, जैसलमेर में, पाली में ये ग्रेनाइट है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखें, जालौर, पाली, जैसलमेर यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है। इसके अलावा जिप्सम, ये जिप्सम का संकेत है। जिप्सम भी बीकानेर, बीकानेर में जिप्सम है। इसके अलावा नागौर में भी जिप्सम है।
जिप्सम के लिए बीकानेर, नागौर और गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ में भी है जिप्सम। ज़्यादातर है वो बीकानेर, नागौर, इनमें ज़्यादा, ये जैसलमेर, यहाँ जिप्सम ज़्यादा है। बाड़मेर में भी जिप्सम है। प्रमुख रूप से बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पे जिप्सम है वो बहुतायत में मिलता है। जिप्सम के बाद में है लोहा अयस्क। अब लोहा अयस्क है, इसको लोहा अयस्क को देखेंगे तो लोहा है जयपुर में, सीकर में प्रमुख रूप से लोहा अयस्क पाया जाता है। इसके अलावा भी उदयपुर में लोहा अयस्क है। सीसा जस्ता उदयपुर महत्वपूर्ण है। उदयपुर, राजसमंद, ये सीसा जस्ता के लिए इलाका है, वो बहुत ही प्रसिद्ध इलाका है। चुन्ना पत्थर है वो सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर प्रमुख रूप से यहाँ पाया जाता है। जयपुर में भी है। इसके अलावा संगमरमर की अगर हम बात करेंगे तो संगमरमर राजसमंद, नागौर, यहाँ बहुत ज़्यादा संगमरमर पाया जाता है। अब्रक है वो भीलवाड़ा में और अजमेर में, राजसमंद में, ये जो इलाका है यह अब्रक भी पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट है, ये भी उदयपुर में प्रमुख रूप से है। उसके बाद में है चांदी भी जावर, ये राजसमंद और उदयपुर वाला ये जो इलाका है, यहाँ ज़्यादातर ये सीसा, जस्ता, अब्रक है, ये खनिज यहाँ पाए जाते हैं। अब है वोलेस्टोनाइट, ये जो हमारा सिरोही वाला इलाका है, जिसको मार्क कर रहा हूँ, ये सिरोही, अजमेर, ये महत्वपूर्ण वोलेस्टोनाइट वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा भी ज़्यादातर खनिज अरावली के अंदर पाए जाते हैं। ये मानचित्र है, बाकी और भी अध्ययन करना है तो इसके अलावा भी हम देख सकते हैं। अब आती है ऊर्जा संसाधन की बात। ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। क्या है परंपरागत ऊर्जा संसाधन? वो संसाधन है जो बहुत पहले से ही हम ऊर्जा के रूप में इनका काम में इनको लेते हैं। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में जैसे कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस, ये आते हैं जिनका हम परंपरा से ही उपयोग करते आ रहे हैं। गैर परंपरागत वो है जो परंपरा से हम नहीं कर रहे हैं, ये वर्तमान में ही इनका उपयोग कर रहे हैं या कुछ समय पूर्व ही इनका उपयोग हमने ऊर्जा के रूप में किया है। अब ये जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ये समाप्त हो रहे इनका सीमित भंडार है। तो इनके विकल्प के रूप में ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत हैं वो काम में लेंगे हम। अब गैर परंपरागत स्रोत क्या है? जैसे परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोमास इत्यादि आते हैं। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है, यानी प्राचीन समय से हम काम में नहीं ले रहे इनको अभी तकनीकी के युग में ही हमने इजाद किया है और इनसे हम ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। इनका उपयोग है वो क्या है, बार बार किया जा सकता है, यानी इनको एक बार प्रयोग में लेने के बाद दोबारा बनाया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं उनसे जो प्लेट वगैरह लगा करके हम और ऊर्जा का संयंत्र स्थापित करते हैं जिससे लाइट बनती है। अब इनको एक एक करके सभी का हम अध्ययन करेंगे, वहाँ और ज़्यादा हम चर्चा कर लेंगे। जैसे है सबसे पहले ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, यहाँ से प्रश्न आते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कौन कौन से हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कौन से हैं। यहाँ 3 परंपरागत दे देंगे, एक गैर परंपरागत दे देंगे।
या 3 गैर परंपरागत देंगे, 1 परंपरागत देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ ऊर्जा के संसाधन है वहाँ थोड़ा ध्यान रखें। तो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है उसमें हमने पहले भी अध्ययन किया था, तो उनमें कोयला है वो प्रमुख है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट एवं पिट। ये 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला है वो उत्तम किस्म का होता है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, जो धुआं कम देता है जलने पर और ऊर्जा ज़्यादा देता है। राजस्थान में अगर हम बात करें कोयले की, तो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अब बात ये रही कि कोयला राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पलाना और बरसिंगसर ये बीकानेर में है। बीकानेर से हम देशनोक की तरफ जाते हैं तो बरसिंगसर, पलाना ये कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं। उसके बाद में अगर आगे जाएंगे बाड़मेर की तरफ है तो कपूरडी है, ये बाड़मेर में है। मेड़ता रोड ये नागौर में है। ये कुछ इलाका जैसलमेर है, इनमें ये कोयला पाया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, यानी इस कोयले से लाइट बनाने का जो कारखाना है सबसे पहला, वो सुरतगढ़ श्रीगंगानगर में स्थित है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान का पहला सुपर पावर जो थर्मल प्रोजेक्ट है वो सुरतगढ़ में गंगानगर के अंदर है। इसके अलावा भी कोटा में, काली सिंध, झालावाड़ में, छबड़ा बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है स्थित है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र भी है। तो बाड़मेर का जो लिग्नाइट आधारित जो है ये भी ध्यान में रखना है अपन को। बाड़मेर की गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। यहाँ ये जो चित्र दिया हुआ है, चित्र 2.1, यहाँ कोयले की खान का चित्र दिया हुआ है। और ये इतना ध्यान में रख लेना कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पलाना, बरसिंगसर, कपूरडी, मेड़ता रोड, इनमें पलाना, बरसिंगसर, कपूरडी ये बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट है। इसके अलावा जो संयंत्र है राजस्थान में कहाँ कहाँ है, ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं। तो पहला सुपर थर्मल पावर जो स्टेशन है वो सुरतगढ़ गंगानगर में है। उसके अलावा कोटा, काली सिंध, झालावाड़, छबड़ा जो बारा में है, और बाड़मेर का गिरल, ये संयंत्र है। इनके बारे में थोड़ा ध्यान में रखना है। अब है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। खनिज तेल यानी ज़मीन में से जो खोद के निकाला जाने वाला तेल, जैसे पेट्रोल है, ये निकालते हैं हम, डीजल वगैरह। और प्राकृतिक गैस, तो जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, इनमें ये खनिज है तेल पाया जाता है। जैसे घोटारू, कमरीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ये नाम है वो ध्यान में रखना, प्रतियोगी वाले ज़्यादा रखना। बाकी कक्षा 7 के स्टूडेंट हैं वो जब बड़े रूप में ये प्रश्न लिखना है कि प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन वर्णन करो, तो हाँ कोयला के बारे में करोगे और खनिज तेल के बारे में और गैस के बारे में। तो इनमें ये स्थान अगर लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। यहाँ गैस मिलती है वो प्राकृतिक रूप से। तो ये स्थान है वो परीक्षा में पूछे हुए हैं, आगे भी आने की संभावना है। इसके अलावा खनिज तेल की बात करें तो सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर, ये कुएँ हैं ऐश्वर्या और मंगला। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो थोड़ा इनका अध्ययन करें। और बाकी और भी कुएँ हैं पर उन कुओं का अध्ययन आगे की कक्षाओं में हम करेंगे। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत घर है। यहाँ प्राकृतिक गैस से जो लाइट बनती है उसके कारखाने। जैसलमेर, रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत घर हैं। तो ये यहाँ ये चित्र 2.2 में बाड़मेर की रिफाइनरी का है। ये रिफाइनरी का निर्माण हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षा वाले ये इनका भी अध्ययन रखें। इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा और भी हमको पढ़ना होगा। अब है जल विद्युत। जल विद्युत, यहाँ माई बजाज सागर बांध है उसका चित्र दिया हुआ है। और जो गेट खोलने से पानी है वो आगे नदी में बहा हुआ है, बह रहा है पानी का, ये चित्र दिया हुआ है। अब जल विद्युत क्या होती है इनके बारे में हम देखेंगे।
कि जल से अगर कोई विद्युत बनाने का कार्य, अगर कहीं बांध के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो वो उससे अगर लाइट बन रही है पानी से तो जल विद्युत संसाधन कहलाती है वो। और राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो बांध बने हुए हैं उनमें गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, इनसे बिजली बनती है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर है वो राजस्थान में है। वैसे तो 4 बांध बनाए हुए हैं इस नदी पे, तो यहाँ 2 बांध है, उन्हीं के बारे में है, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। इन दोनों पर जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर जो माही नदी के ऊपर है वहाँ भी जल विद्युत प्राप्त हो रही है। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनमें बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं कह सकते हैं हम, तो ये बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिनमें राजस्थान को हिस्सा मिलता है। तो उनमें कौन कौन सी हैं? बहुउद्देश्य मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। कोई अगर नदी है उसके ऊपर कोई बांध बनाया जा रहा है तो वो बांध बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर बनाया जा रहा है तो उसका बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं, प्रोजेक्ट। कैसे? जैसे पीने के पानी की पूर्ति हो रही है, सिंचाई के पानी का भी हो रहा है, विद्युत उत्पादन भी हो रहा है, मछली पालन भी हो रहा है, बहुत सारे उत्पादन हो गए पेयजल के रूप में। तो ऐसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, व्यास परियोजना है, इनसे भी राजस्थान को है वो अपना भाग मिलता है। इनके अलावा भी राजस्थान में अगर देखेंगे हमें तो ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन है, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें परमाणु ऊर्जा, ये जो ऊपर हमने 3 देखे वो तो थे परंपरागत ऊर्जा संसाधन, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों की। इनमें परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा एक पदार्थ निकलता है ज़मीन के अंदर से, यूरेनियम वगैरह, और उनके एक टुकड़े से बहुत ज़्यादा लाइट बनती है कोयले की बजाय। तो वो राउत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है चित्तौड़गढ़ के अंदर, राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। वहाँ पे ये देश का तो दूसरा परमाणु संयंत्र, राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र है जहाँ पे विद्युत उत्पादन होता है। ये पहला अत्याधुनिक मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उनके आधार पर बनाया हुआ संयंत्र है, एक कारखाना है बहुत बड़ा जो परमाणु ऊर्जा पर है। तो ये ध्यान में रखना, ये पूछा भी हुआ है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से जिले में है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में है। और ये परमाणु ऊर्जा वो गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आती है। उसके बाद में है पवन ऊर्जा। राजस्थान के भौतिक स्वरूप और जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित किए हुए हैं, वहाँ चक्कियाँ लगी हुई हैं। कभी भी जाएँ जैसलमेर के अंदर, तो जैसलमेर में ये चक्कियाँ जो यहाँ नज़र आ रही हैं 2.5 चित्र है दिया हुआ है, उसमें एक तरफ रावत भाटा परमाणु संयंत्र का चित्र दिया हुआ है जिसमें यूरेनियम है, उससे यह परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हो रहा है। दूसरी तरफ ये पवन चक्कियाँ हैं, पंखे के जैसे संरचना नज़र आ रही है। ये यहाँ से तो बहुत छोटी दिखाई दे रही है, अगर इनके पास में जाकर हम देखेंगे तो ये बहुत बड़ी है। तकरीबन 1 करोड़ रुपया एक ये जो संरचना है पवन चक्की, एक पवन चक्की उसको इतना खर्चा लगता है। जैसलमेर में जाएंगे तो हज़ारों, वैसे तो हम कह सकते हैं हज़ारों वर्ग किलोमीटर की जो ज़मीन है उसके अंदर ये संरचना है वो नज़र आती है। बाहर दूर जाते हैं कई किलोमीटर तक हमको यही चक्कियाँ नज़र आती हैं। जैसलमेर से आगे जब निकलते हैं तो ये पवन चक्कियाँ हैं, चित्र दिया हुआ है, और ये पवन चक्कियाँ जैसलमेर में ज़्यादा है। उसके बाद में प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर के अंदर भी, हरस पर्वत पर भी लगाई हुई है, बाकी झुंझुनू के अंदर भी लगाई है। अब आगे हम देखेंगे बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस प्रमुख जो संयंत्र हैं वो भी लगाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जैसे उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें क्या होता है, बायोगैस के अंदर जो कचरा होता है उस कचरे को गला करके, जैसे खड्डा खोद देते हैं ना उसमें कचरा डाल देते हैं, वो गल जाता है, उस पर से उसको ढक देते हैं, उनमें से जो ऊर्जा आती है वो बायोगैस से ऊर्जा होती है। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु सब्सिडी, छूट, अनुदान दिया जाता है और इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में किया जाता है। घरेलू जो गैस है रसोई के अंदर ये काम में लिए जा रहे हैं बायोगैस से। तो उसके बाद में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ज़्यादातर आजकल सब परिचित हो गए हैं, कहीं जहाँ भी देखोगे वहाँ प्लेट नज़र आती हैं अपने कई खेतों में, कई छतों पर। तो राजस्थान एक गर्म प्रदेश है और यहाँ सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है यहाँ
इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइटें जो रोड पर लगाई जाती हैं, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत सौर ऊर्जा संयंत्रों, घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर उनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार भी चाह रही है कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो खत्म हो जाएंगे और उनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाखों साल लगते हैं उनके निर्माण के अंदर। कोयला है, अगर खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, इनसे अगर बिजली बनाएंगे तो ये जल्दी खत्म होने वाले हैं निकट भविष्य में। तो क्यों ना ऐसे तलाश किए जाएं जो विकल्प हो, इनका स्थान ले सकें। तो उनमें यही है सब जो हम ये गैर परंपरागत पढ़ रहे हैं। तो इनमें एक ऊर्जा संसाधन है, सौर ऊर्जा वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इनके ज़्यादा पार्क स्थापित किए हुए हैं, उनमें यहाँ ज़्यादा दिया हुआ है भड़ला, ये राजस्थान का महत्वपूर्ण। भाडला जो दिया हुआ है, भड़ला भी बोलते हैं, भाडला, ये जोधपुर में है। ये देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है, इस बुक के अनुसार है। बाकी अब वर्तमान के अंदर बहुत सारे और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में लगाए जा रहे हैं। वो करंट वाले में आ जाएंगे, आए भी हैं आरपीसी के अंदर, अभी परीक्षा लगी है उनमें। तो भड़ला या भाडला, ये जोधपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क वहाँ स्थापित किया गया है। तो सौर ऊर्जा के और भी संयंत्र जो वर्तमान में लगे हैं, किताब तो पुरानी हो गई। अब है बायोगैस संयंत्र, ये चित्र दिया हुआ है बायोगैस का भी यहाँ पे, और एक ये प्लेट दी हुई है जो सोलर पैनल वाला है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी इनकी मात्रा है बहुत ही कम है। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी यह नहीं है कि बगैर कोई नीति बनाए और अंधाधुंध इनका उपयोग कर रहे हैं, जैसे ये खत्म हो जाएंगे। तो एक सही नीति बना करके सरकार के द्वारा और इनका प्रयोग है वो बढ़ाया जाए और इनके दोहन पर नियंत्रण किया जाए। तो ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, इससे अपव्यय को रोका जा सकता है। तो ये हमारे खनिज थे, इनके ऊपर हमारा एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, उनका भी लिंक दे देंगे हमें। सौर ऊर्जा का मतलब है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। अयस्क, जिसको हमने पहले भी देखा था, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ, यानी पृथ्वी के अंदर एक जैसे पत्थर के रूप में कह सकते हैं हम, पाए जाने वाला पदार्थ जिसे धातु प्राप्त की जा सकती हो, उसको अयस्क कहते हैं। तो ये हमारी शब्दावली थी। अब हम कुछ इसके पर अभ्यास प्रश्न हैं, जिसे धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। इन ऐसा एवं के अंदर दिए हुए हैं, ये मैंने पहले बताया भी था पढ़ाते वक्त भी कि धात्विक खनिज हैं, इनमें समूह दे दिया। तो इनमें हमें धात्विक खनिज समूह की पहचान करनी है कि ऐसा कौन सा समूह जिसमें सभी धातु के, जैसे सीसा, जस्ता, लोहा, ये एम के अंदर है, ये तीनों हैं, सीसा, तांबा और लोहा, ये धात्विक है। इसके अंदर जिप्सम अलग हो गया, संगमरमर आ गया, इसमें चूना पत्थर, और इनमें ग्रेनाइट एंड अब्रख ये आ गए। तो इनमें ए हो जाएगा पहले के अंदर। अगला है चंदेर या सीसा, जस्ता, शोधक संयंत्र। हूबहू ये प्रश्न आरपीसी यहाँ से काफ़ी बार है वो उठा करके दिए हुए हैं, पसंदीदा सवाल है ये आरपीसी का, तो ध्यान में रखें। चंदेर या सीसा, जस्ता, शोधक संयंत्र, और देवबरी वाले और ये चंदेरी वाले दोनों याद रखना है। तो इसमें भी ए है। खालिस्तान प्रकार का कोयला सुरक्षित होता है, वो हमने देखा था एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट वाला जो कोयला होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के परंपरागत साधन, ऊर्जा के परंपरागत साधन कोयला हो गया, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। इसके आगे जो प्रश्न है वो अति द्रव्यात्मक प्रश्न है। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के नाम लिखिए। अभी हमने ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों के बारे में देखा था, परमाणु ऊर्जा के बारे में देखा था, तो परमाणु ऊर्जा, उसके बाद में हम देखा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में। इनके अलावा भी हमने बायोमास है उसके बारे में भी देखा है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, और भी ऐसे गैर परंपरागत संसाधन जिनके हम नाम यहाँ लिख सकते हैं। दो धात्विक खनिजों के नाम बताते हुए उसे संधि जिले लिखिए। तो ये हमने जो सारणी पढ़ाई थी उसमें से देख करके लिख सकते हैं दो धात्विक खनिजों के, जैसे लोहा लिख दो, तांबा लिख दो, तांबा कहाँ, तो झुंझुनू और सीकर लिख सकते हैं हम।
और अगर लोहे की बात करें तो जयपुर और उदयपुर लिख सकते हैं। खनिज किसे कहते हैं, इसका महत्व समझाइए। पृथ्वी के अंदर से ऐसा पदार्थ है जो खुदाई करके निकाला जाता है, उसको खनिज कहते हैं। महत्व क्या है, वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, हमारे ज़रूरत की पूर्ति करते हैं, इसलिए उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, सूर्य से आने वाली जो किरण है प्रकाश की, उनसे अगर हमें विद्युत बना रहे हैं तो वो सौर ऊर्जा है, लाइट बना रहे हैं। और इसकी संभावना है वो ज़्यादा वाले जो इलाके हैं उनके नाम लिख देना है हमको। और जो भड़ला जोधपुर वाला सौर ऊर्जा पार्क उसके बारे में बता दो, ये प्रश्न भी बन जाएगा अपना। अब गतिविधि है, प्रत्येक विद्यार्थी खनिज का नाम बताइए और उन खनिज संबंधित जिलों को राजस्थान के मानचित्र पर दर्शाएं। ये हमारी कक्षा की गतिविधियाँ हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं।